Hello students, I am Ahad Hussain, your chemistry teacher. Hope you are very well. This is your 7th lecture of matter in our surroundings for class 9th. In last lecture, we have started diffusion, and we know that what is diffusion? The spreading out and mixing a substance with another substance due to the motion of its particle is called डिफ्यूज़न. ठीक है ना. क्या होता है डिफ्यूज़न का मतलब? देखिए, स्प्रेडिंग आउट मतलब फैल जाना, एंड मिक्सिंग ऑफ अ सब्सटेंस विद अनदर सब्सटेंस, पूरी तरीके से फैल जाना और मिक्स हो जाना एक दूसरे में दो अलग अलग सब्सटेंसेस का, ड्यू टू द मोशन ऑफ इट्स पार्टिकल. उसके जो इंडिविजुअल मतलब उसके जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होंगे उनके अंदर जो मोशन होगा उसके कारण इंटरमिक्सिंग ये हो रही है, उसी को हम क्या बोलते हैं? डिफ्यूज़न बोलते हैं. इसका हमने एग्जांपल लिया था, जैसे हमने ब्रोमीन वेपर को एक हमने जार में रख लिया और दूसरा एक खाली जार ले आकर के इसके ऊपर रख दिया. ठीक है ना. खाली जार में कुछ नहीं है तो मतलब एयर है, तो हमने देखा कि ब्रोमीन के वेपर और एयर के जो मॉलिक्यूल हैं वो एक दूसरे में क्या हो जा रहे हैं, पूरी तरीके से थ्रू आउट द मतलब ये जो आपका जार है पूरी तरीके से यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो जा रहा है. ओके. और हमको क्या लगता है कि ये ब्रोमीन वेपर क्या है, ऊपर की तरफ जा रहा है, ऐसा कुछ हमको दिखता है यहाँ पे, है ना. लेकिन क्या होता है कि ब्रोमीन का वेपर तो ऊपर जाता है लेकिन एयर के भी पार्टिकल्स क्या हैं, नीचे आते हैं, मतलब सबका यूनिफॉर्मली इंटरमिक्सिंग हो जाता है. ओके. इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिफ्यूज़न बोलते हैं. फिर हमने समझा कि डिफ्यूज़न इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच इज़ बेस्ड ऑन द मोशन ऑफ इट्स पार्टिकल. तो डिफ्यूज़न कैसी प्रॉपर्टी है मैटर की? वो बेस्ड है किस चीज़ पे? मोशन ऑफ पार्टिकल पे बेस्ड है. ठीक है ना. डिफ्यूज़न तब होगा जब उसके जो भी सब्सटेंस है उसके जो पार्टिकल्स हैं वो मोशन कर रहे हो. डिफ्यूज़न इज़ फास्टेस्ट इन गैसेस एंड स्लोएस्ट इन सॉलिड्स. तो हम लोग इसके बारे में डिस्कशन कर चुके हैं. ठीक है ना, कि डिफ्यूज़न कहाँ सबसे ज़्यादा तेज होता है? गैसेस में, क्योंकि गैसेस की काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, उससे कम लिक्विड की, सबसे कम किसकी होती है? सॉलिड्स की. तो सॉलिड्स में क्या होगा? डिफ्यूज़न सबसे कम होगा, लिक्विड्स में इंटरमीडिएट रहेगा, और जो गैसेस होगा उसमें सबसे फास्टेस्ट होगा, मतलब सबसे तेज़ी से इसमें डिफ्यूज़न होगा. एक दूसरे में सब्सटेंस उनके पार्टिकल्स की वजह से, मोशन की वजह से क्या कर लेंगे? इंटरमिक्सिंग कर लेंगे. द रेट ऑफ डिफ्यूज़न इंक्रीजिंग ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द डिफ्यूजिंग सब्सटेंस. जो भी सब्सटेंस डिफ्यूज़ हो रहा है, मान लीजिए ब्रोमीन वेपर को ही अगर हम डिफ्यूज़ कर रहे थे एयर के साथ, तो क्या है, अगर हम हीट कर देते हैं तो जितनी जल्दी हो रहा था उससे ज़्यादा जल्दी हो जाता. ठीक है ना. कहने का मतलब ये है कि दो सब्सटेंस अगर मान लो 10 मिनट में डिफ्यूज़ हो जा रहे हैं पूरी तरीके से, तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो हो सकता है वो 5 ही मिनट में हो जाए, 2 ही मिनट में हो जाए. तो टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से रेट ऑफ डिफ्यूज़न क्या हो जाता है? बढ़ जाता है. ओके. क्योंकि टेम्परेचर क्या है, और जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाएंगे इसका मतलब हमने क्या दिया है? हीट दी है. हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. अब एनर्जी मिलने का मतलब उसके पास काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई. किसी भी जो भी सब्सटेंस है उसके पार्टिकल्स के पास अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो उनका मोशन बढ़ जाएगा. अब मोशन बढ़ जाएगा तो उनका क्या हो जाएगा? इंटरमिक्सिंग भी तेज़ी से होगा. ठीक है. द फिनोमेनन ऑफ डिफ्यूजन टेल्स अस दैट द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग. तो हमको ये क्या बताता है जो फिनोमेनन ऑफ डिफ्यूजन है, ये हमको बताता है कि जो पार्टिकल्स हैं किसी भी सब्सटेंस के, किसी भी मैटर के, वो क्या कर रहे हैं? कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं? मोशन कर रहे हैं, है ना. डिफ्यूज़न इन गैसेस. अब हम लोग थोड़ा सा इसको लाइट वे में पढ़ेंगे. अभी हम लोग इस चीज़ को समझ चुके हैं. ठीक है ना. अब पूरी लाइन बाय लाइन पढ़ने की अब इसमें ज़रूरत नहीं, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें हम लोग को समझ में आ चुकी हैं. अब नेक्स्ट जो हम लोग का स्लाइड होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे? लाइन बाय लाइन फिर से स्टार्ट करेंगे, जो नया टॉपिक आएगा. अभी इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग इतनी बार पढ़ चुके हैं कि ये चीज़ें ज़्यादातर बच्चों को एकदम क्या हो गई होगी? ग्रैब हो गई होंगी. ओके. तो डिफ्यूज़न इन गैसेस. गैस में क्या होता है? लाइट गैसेस डिफ्यूज़ फास्टर देन हैवी गैसेस. अच्छा, गैसेस में तो हम जानते हैं कि सबसे तेज़ होता है, लिक्विड और सॉलिड से भी तेज़ होता है ना. लेकिन अगर गैसेस हल्की हैं, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, है ना, ये सब अगर गैसेस हैं, नियॉन, ये सब गैसेस अगर हैं तो इनका मोलर मास कम होता है, वेट कम होता है. तो जो वेटेज में मतलब जिनका वेट कम होगा वो जल्दी डिफ्यूज़ करेंगे. उनका मतलब क्या है? उनके पास ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है. ठीक है. और जैसे मान लीजिए कोई हमने भारी हैवी गैस ले ली, जैसे सल्फ़र डाइऑक्साइड, है ना, सल्फ़र ट्राईऑक्साइड, इस तरीके का कुछ भारी गैस ले लिया, वो क्या है? उतना तेज़ी से मोशन नहीं करेगा, उतना तेज़ी से उसका इंटरमिक्सिंग नहीं होगा.
एग्जाम्पल ऑफ डिफ्यूज़न इन गैसेज फ्रॉम आवर एवरीडे लाइफ। हाँ देखिए, द स्मेल ऑफ फूड बीइंग कुक्ड इन द किचन रीचेज अस इवन फ्रॉम अ कंसिडरेबल डिस्टेंस। अच्छा, क्या होता है जब खाना बनता है तो उसकी जो स्मेल होती है वो किचन से बहुत दूर तक पहुंच जाती है, ठीक है ना। ये क्यों होता है? क्योंकि इसके जो जब वहाँ से मतलब स्टीम निकलती है कोई भी चीज़ पकाने पे, तो वो क्या होता है, बहुत तेज़ी से डिफ्यूज़ होती है एयर में, और उसका जो है डिफ्यूज़न इतना ज़्यादा होता है कि बहुत दूर तक हम लोग अगर बैठे रहें तो वहाँ तक भी स्मेल जाता है। ओके, द स्मेल ऑफ फूड बीइंग कुक्ड। जिस भी बच्चे को पढ़ना होगा तो हमने स्लाइड दिखाई दी है, एकदम आप लोग पढ़ लीजिएगा उसको, ठीक है बच्चों। अब मुझे नहीं लगता है कि इसको अब एक एक चीज़ पढ़ करके बताने की ज़रूरत है ना। अब मैं जो यहाँ पे छोटे से मैं इसको कवर करा दे रहा हूँ, और जो नेक्स्ट मेरा टॉपिक है उस पर हम लोग फिर से लाइन बाय लाइन चलेंगे। जहाँ पे ज़रूरत लगेगी मैं खुद ही पूरा कंप्लीट कराऊँगा, बाकी जहाँ पे लगेगा कि हाँ अब आप लोग ये चीज़ें समझ चुके हैं तो उसको आप लोगों के लिए मैं स्लाइड चला करके थोड़ा समझा करके उतना सफिशिएंट है बच्चों आपके लिए, ठीक है। द स्मेल ऑफ फूड बीइंग कुक्ड रीचेज अस इवन फ्रॉम अ कंसिडरेबल डिस्टेंस। कंसिडरेबल मतलब दूर से, मतलब बहुत बहुत दूर की डिस्टेंस भी होती है तो भी ट्रैवल कर जाता है ना, जो स्मेल है हमारे तक पहुंच जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के प्रोसेस से ये हमारे तक पहुंचता है। ओके, द फ्रेग्रेंस ऑफ बर्निंग इंसेंस स्टिक। इंसेंस स्टिक क्या होता है? जो घर में अगरबत्ती जलाते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? इंसेंस स्टिक बोलते हैं। द फ्रेग्रेंस मतलब खुशबू जो होती है ऑफ अ बर्निंग इंसेंस स्टिक स्प्रेड्स ऑल अराउंड ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ इट्स स्मोक इनटू एयर। तो अगरबत्ती का जो मतलब वेपर होगा, गैस होगा, वो बहुत तेज़ी से स्प्रेड फैल जाती है चारों तरफ। किस फिनोमेनन की वजह से? डिफ्यूज़न की वजह से। ओके, उसके स्मोक जो होते हैं बहुत जल्दी चारों तरफ फैल जाते हैं। ओके, द स्मेल ऑफ परफ्यूम स्प्रेड ड्यू टू द डिफ्यूज़न ऑफ परफ्यूम वेपर इनटू एयर। परफ्यूम के जो वेपर है वो एयर में क्या हो जाते हैं? स्प्रेड हो जाते हैं ना, उनका भी डिफ्यूज़न हो जाता है, इसलिए ये भी हमको बहुत दूर तक, थोड़ा दूर तक स्मेल तो करता है ना। बात समझ में आ रही है डिफ्यूज़न क्या होता है? चलिए, ये तो हो गया डिफ्यूज़न इन गैसेस। अब हम लोग देख लेते हैं डिफ्यूज़न इन लिक्विड। आप लोग ये पूरा पढ़ लेंगे अपने से, ठीक है, सेल्फ आप लोग ये पढ़ लेंगे, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है बच्चों, ये आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। डिफ्यूज़न इन लिक्विड, गैसेज में हम लोग देख लिए, ठीक है ना, सबसे फास्टेस्ट होता है। और अगर लाइटर गैस है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो दिमाग में रखिए, जो लाइटर गैस है जिसका मोलर मास कम होता है वो ज़्यादा तेज़ी से डिफ्यूज़ करती है एज़ कम्पेयर टू हैवियर गैसेज। ओके, डिफ्यूज़न इन लिक्विड्स इज स्लोअर देन दैट ऑफ गैसेज। मतलब जितना गैस में होता है डिफ्यूज़न उतनी तेज़ी से लिक्विड में नहीं होता है, ठीक है ना। दिस इज़ बिकॉज ऑफ द पार्टिकल्स इन लिक्विड्स मूव स्लोली। ये सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं, ठीक है ना, ये कुछ पॉइंट दिए हैं, इसको पढ़ देते हैं। इफ़ अ क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट इज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ वाटर बीकर देन द पर्पल कलर ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट स्प्रेड इनटू द होल वाटर। अब देखिए, ये वाला कंडीशन हमने पहले ही बता दिया था कि पोटेशियम परमैंगनेट के साथ क्या होता है, ठीक है ना। उसको जैसे ही हम वाटर मतलब बीकर पे रखते हैं बॉटम पे, ठीक है ना, मतलब कोई बर्तन लिया, उसके एकदम नीचे रख दिया, अब क्या है तो वो क्या होगा, बहुत तेज़ी से, अगर वो कोई सॉल्वेंट है, वाटर वगैरह है, तो चारों तरफ क्या करेगा? मोशन करेगा, है ना, उसके पार्टिकल्स क्या करते हैं? मोशन करते हैं, है ना। स्लोली द स्प्रेडिंग ऑफ पर्पल कलर ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट इनटू वाटर ऑन इट्स ऑन। अपने आप हो जाना, स्प्रेड हो जाना, पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल का वाटर के चारों तरफ पूरा फैल जाना, है ना, और पर्पल कलरेशन देना ऑन इट्स ऑन, अपने आप, इज ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट पार्टिकल्स इनटू वाटर, ठीक है ना। ये चीज़ें हमने बहुत अच्छे से इनिशियली डिस्कशन किया है। चलिए, सेकंड क्या है? इफ़ अ क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट इज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ वाटर बीकर, ओके, देन द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट स्प्रेड्स इनटू द होल वाटर स्लोली। तो कॉपर सल्फेट जो है, अगर इसको हम कहाँ रख देते हैं? वाटर के, एक बीकर में वाटर लिया, उसके नीचे हमने क्या रख दिया है? बॉटम पर कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल रख दिया। अब हम देखते हैं धीरे धीरे उसका ब्लू कलर क्या होता है? चारों तरफ स्प्रेड कर जाता है ना। जितना भी कंटेनर में वाटर होगा उसको पूरा तरीके से क्या करेगा? यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो जाएगा, ब्लू कलर का सोल्यूशन हमको धीरे धीरे देने लगेगा, है ना, ग्रेजुअली। द स्प्रेडिंग ऑफ ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट इनटू वाटर ऑन इट्स ऑन इज ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ कॉपर सल्फेट पार्टिकल्स इनटू वाटर। कॉपर सल्फेट के पार्टिकल्स का क्या हो रहा है? वाटर में डिफ्यूजन हो रहा है, इसकी वजह से ब्लू कलरेशन हमको धीरे धीरे मिल रहा है। ओके, थर्ड पॉइंट क्या है? इफ़ अ ड्रॉप ऑफ इंक
इज पुट इनटू अ बीकर ऑफ वाटर, एक इंक का ड्रॉप डालिए, देन द कलर ऑफ इंक स्प्रेड्स इनटू द होल वाटर ऑफ द बीकर, तो इंक का कलर जो है पूरे वाटर के जो है बीकर में फैल जाएगा। जिस बीकर में हमने वाटर रखा है तो चारों तरफ उसमें क्या होता है, इंक का कलर फैल जाता है। द स्प्रेड ऑफ इंक इन वाटर ऑन इट्स ऑन, अपने आप हो जाता है, इज ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ इंक पार्टिकल्स इनटू वाटर, इंक के पार्टिकल्स का क्या हो रहा है यहाँ पे, डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन इन लिक्विड भी हम लोग समझ लिए है ना। चलिए, द कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट इन एयर और एटमॉस्फेयर डिफ्यूज इनटू वाटर, ओके, जैसे कि पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स एंड सी। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, और जो ऑक्सीजन गैस है, ये कहाँ पे डिफ्यूज़ हो जाती हैं, वाटर में। अगर ये डिफ्यूज़ नहीं होती बच्चों, तो हम जानते हैं कि वाटर में ऑक्सीजन गैस तो मिलता नहीं, तो फिर एक्वाटिक लाइफ क्या होती, नहीं होती है ना। तो जो भी समुद्र में जीव जंतु जीते हैं या रिवर में या लेक्स में है ना, वो उन लोगों का जीवन संभव नहीं होता अगर डिफ्यूजन का फिनोमेनन नहीं होता तो, एंड डिज़ोल्व हो जाती है उसमें। अब मान लीजिए आप सी वाटर में क्या हो जाते हैं, ऑक्सीजन गैस डिज़ोल्व हो जाते हैं उनके डिफ्यूज़न की वजह से। अब डिफ्यूज़ हो जाते हैं तो इससे मरीन लाइफ कितनी मतलब अच्छी हो जाती है ना। अगर नहीं होता तो फिर वहाँ पे एक्वाटिक लाइफ क्या होती, पॉसिबल नहीं होती है ना। ओके, द रेट ऑफ डिफ्यूजन इन लिक्विड इज मच फास्टर देन दैट इन सॉलिड्स। सॉलिड्स से तो बहुत तेज़ी से डिफ्यूजन होता है, किसमें, लिक्विड्स में, ओके। लेकिन गैस से आप याद रखेंगे कि गैस से तेज किसी का नहीं होता, सबसे ज़्यादा डिफ्यूजन किसका होता है, गैस का। अब हम लोग देखते हैं कि डिफ्यूजन इन सॉलिड्स, डिफ्यूजन कैन आल्सो टेक्स प्लेस इन सॉलिड। डिफ्यूजन इन सॉलिड इज़ अ वेरी स्लो प्रोसेस। सॉलिड में डिफ्यूजन जो होता है बहुत स्लो प्रोसेस है। वी विल नाउ गिव 2 एग्जांपल ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड इन सॉलिड्स। अब सॉलिड का सॉलिड्स में देखना, अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे कि लिक्विड इन लिक्विड है ना, गैस इन गैस, इस तरीके से कुछ देख रहे थे, गैस इन लिक्विड, ठीक है। अभी हम लोग क्या देखने जा रहे हैं कि सॉलिड का सॉलिड में डिफ्यूजन हो जाना। अब बच्चों ये आप लोगों को थोड़ा सा कंट्राडिक्शन लग रहा होगा कि सर सॉलिड को सॉलिड में कैसे डिफ्यूज़ किया जा सकता है, उसके पार्टिकल कैसे एक दूसरे के अंदर इंटरमिक्स होंगे और मोशन करेंगे। तो मैंने बताया था बच्चों कि जो सॉलिड के पार्टिकल होते हैं वो एक जगह से दूसरे जगह तक क्या नहीं होते हैं, ब्रेनियन मोशन नहीं करते हैं, लेकिन वाइब्रेटरी मोशन करते हैं। अपने मीन पोजीशन पे रह करके सॉलिड के पार्टिकल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी मीन पोजीशन पे वाइब्रेशनल मोशन करते हैं। इफ़ वी राइट समथिंग ऑन अ ब्लैक बोर्ड एंड लीव इट अनक्लीन्ड फॉर अ कंसिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम, बड़े लंबे समय के लिए हम वाइट बोर्ड पर या ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिख करके क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं और उसको साफ़ नहीं करते हैं ना, तो क्या होगा, एटलीस्ट 10 to 15 दिन, 10 या 15 दिन के लिए आप ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिख करके छोड़ दीजिए। वी विल फाइंड दैट इट बिकम्स क्वाइट डिफ़िकल्ट टू क्लीन द ब्लैक बोर्ड आफ्टरवर्ड्स। इसके बाद देखते हैं हम लोग कि 10-15 दिन बाद उसको साफ़ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप वाइट बोर्ड पर भी अगर मार्कर से लिखते हैं तो आप देखेंगे कि 10 दिन अगर छोड़ दिया जाए, 15 दिन, तो उसको साफ़ करना बहुत मुश्किल हो जाता है फिर। दिस इज़ ड्यू टू द फैक्ट दैट सम ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ चाक हैव डिफ्यूज्ड इनटू द सरफेस ऑफ ब्लैक बोर्ड। तो आप ये समझ सकते हैं कि क्या हुआ होगा कि जो चॉक के पार्टिकल्स हैं वो कुछ पार्टिकल, देखिए चॉक भी सॉलिड है और ब्लैक बोर्ड भी सॉलिड है, तो कुछ पार्टिकल उसके क्या हो गए, डिफ्यूज़ हो गए, किसमें, ब्लैक बोर्ड में। इस चीज़ को आगे चल के जब हम लोग 12th में जाएंगे तो एक सरफेस केमिस्ट्री नाम का चैप्टर आप लोग को मिलेगा केमिस्ट्री में, उसमें हम लोग समझेंगे इस फिनोमेनन को हम लोग एड्जॉर्प्शन कहते हैं। ओके, देखिए 3 चीज़ें होती हैं, एब्जॉर्प्शन, एड्जॉर्प्शन एंड सॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन क्या होता है, जब पूरा सोख ले, एड्जॉर्प्शन मतलब ऊपर की सतह पे स्टिक कर ले, और सॉर्प्शन क्या होता है, जब मान लीजिए हमने कोई इंक डाला फॉर्म पे, तो फॉर्म के ऊपर स्टिक भी हो जाता है और अंदर भी चला जाता है, दोनों एक साथ हो रहा है तो उसको सॉर्प्शन बोलते हैं। एड्जॉर्प्शन का मतलब क्या है, स्टिक कर जाए, है ना। जैसे आप लोग के पास अगर कोई बाइक होगी या कार होगी तो उसके जो मेटल्स होते हैं, जो टंकी होती है, उस पर आप जा करके देखिए तो डस्ट के पार्टिकल क्या होते हैं, उस पर स्टिक कर जाते हैं। उसी फिनोमेनन को क्या बोला जाता है, एड्जॉर्प्शन बोला जाता है। और एब्जॉर्प्शन मतलब आप फॉर्म ले लीजिए, उसमें पानी डाल दीजिए, पानी क्या कर लेगा, अब्जॉर्ब कर लेगा पूरी तरीके से, और जो सरफेस पे हमारे वाटर मॉलिक्यूल जा करके चिपक जाएंगे उसको एड्जॉर्प्शन बोलेंगे। जैसे चॉक लिया, चॉक के को हमने थोड़ा सा इंक में डुबाया तो वो चारों तरफ से चॉक को क्या करेगा, इंक सराउंड कर लेगा, लेकिन जब हम चॉक तोड़ेंगे तो देखेंगे अंदर तक वो नहीं गया। इसका मतलब वो क्या है, एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, एड्जॉर्ब हो रहा है। ओके, थोड़ा बहुत एब्जॉर्प्शन होता है, लेकिन उस फिनोमेनन को हम लोग एड्जॉर्प्शन बेसिकली बोलते हैं। उसको यहाँ पे क्या बोल रहा है कि डिफ्यूज़न हुआ है। बात आप समझ रहे हैं मैं क्यों इतना बताया, कि जो चॉक को यहाँ पे डिफ्यूजन बता रहा है, बाद में हम लोग इसी चीज़ को पढ़ेंगे कि वो क्या होता है, बेसिकली एड्जॉर्प्शन होता है। ठीक है। तो सेकंड पॉइंट क्या है,
if two metals metal blocks are bound together tightly and kept undisturbed for a few years. ओके, दो मेटल के ब्लॉक्स को लिया गया है और उनको एक दूसरे के साथ टाइटली बांध दिया गया उसको, है ना, एंड उसको केप्ट अनडिस्टर्ब, उसको बिना डिस्टर्ब किए कुछ दिनों तक के लिए, कुछ सालों तक के लिए छोड़ दिया गया. देन द पार्टिकल्स ऑफ वन मेटल एंड आर फाउंड टू हैव डिफ्यूज इनटू द अदर मेटल्स. तो हम देखते हैं कि एक मेटल का जो पार्टिकल्स है वो दूसरे मेटल के साथ क्या हो गया है, डिफ्यूज हो गया. ओके, प्लीज़ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन पे. ये सब चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी बच्चों ना, एक बार आप लोग रीड कर लीजिएगा. देखिए मैं ऐसे कर दे रहा हूँ ताकि आप लोग अपनी रीडिंग कर सकें. देखिए सबसे पहले हमने क्या बताया कि डिफ्यूज़न क्या होता है. एक बार पॉज करके आप लोग अच्छे से रीड कर लेंगे. ठीक है बच्चों. ओके, हम लोग को थोड़ा सा कोर्स भी जल्दी अपना कंप्लीट करना है क्योंकि हम लोग आगे चल के क्या करने वाले हैं कुछ एडवांस प्रॉब्लम भी करेंगे ना इसके साथ साथ. और ये तो बेसिक हम लोग का कवर करा देगा पूरे अच्छी तरीके से. इसके बाद क्या होगा, जब हम लोग अपने एडवांस पे आ जाएंगे तब तक आप लोग समझने के हर चीज़ कैपेबल हो जाएंगे. तब मुझे पढ़ाने में और ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा. फिर मैं अपने जो पर्टिकुलर नोट्स हैं थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल के, उससे मैं पढ़ाऊँगा आप लोग. ठीक है, लेकिन उससे पहले आप लोग पूरा एक एक लाइन अच्छे से पढ़ लीजिएगा बच्चों. ठीक है, पॉज करके. चलिए अब हम लोग मैं आप लोगों को क्वेश्चंस डाल दूंगा इसके. ठीक है, आप लोग सेल्फ प्रैक्टिस करेंगे और जो भी क्वेश्चन नहीं आएंगे वो मैं बताऊंगा. और क्वेश्चन आंसर के लिए एक अलग से लेक्चर बनाऊंगा मैं. ठीक है ना, मतलब कुछ लेक्चर अलग से क्वेश्चन आंसर के लिए रहेंगे, है ना. तो ये जो सारे क्वेश्चन हैं इस पर किसी बच्चे ने लिख दिया है, ये सब चीज़ें आप बिना देखे बच्चों. चलिए ठीक है, इसका मैं पिक बाद में दूंगा क्योंकि यहाँ पे पेंसिल से कुछ लिखा हुआ है, ये लिखा नहीं रहना चाहिए. आपको आंसर अपने आप करना है ना बच्चों. तो कुछ जगहों पे लिखा हुआ है, बाकी जगह तो सही है. ये सारे क्वेश्चन तो अभी सेफ़ हैं. ये किसी बच्चे की ही बुक थी, मैंने उससे लिया था, काफ़ी अच्छी लगी. ठीक है ना बच्चों. चलिए ये सारे क्वेश्चन मैं दूंगा आप लोगों को सेल्फ करने के लिए. ठीक है ना. और इसके बाद हम लोग अब बढ़ जाते हैं कि बहुत सारे क्वेश्चन हैं इसमें, सारे कर लिया जाएगा. और लेकिन इसके लिए नेक्स्ट अलग से वीडियो दूंगा मैं, अलग से इसकी पिक आप लोगों के लिए डाल दूंगा ताकि आप लोग क्या करें, इसको सेल्फ करने की प्रैक्टिस करें तब तक. क्योंकि इतना मैंने कॉन्सेप्ट जो बताया है उससे काफ़ी चीज़ें आप लगभग 50% से ऊपर क्वेश्चन आप लोग खुद ही लगा लेंगे. जो नहीं आएगा मुझसे पूछेंगे और मैं अलग से सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन हैं उसके लिए अलग से मैं क्या बनाऊँगा, वीडियो बना के आपको डाल दूँगा. ठीक है. चलिए अब हम लोग देख लेते हैं द कॉमन यूनिट ऑफ टेम्परेचर एंड एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर. तो हम लोग जानते हैं, इसके लिए भी हमको पूरा लाइन बाय लाइन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा में ही हम लोग समझ लेंगे कॉमन यूनिट क्या होता है और एसआई यूनिट क्या होता है. देखिए एसआई यूनिट क्या होता है, बेसिकली एक स्टैंडर्ड होता है. ठीक है, जैसे कि 1 kg 1 kg क्या है हमारा, एसआई यूनिट है. ठीक है, जैसे 1 मीटर ये क्या है, एसआई यूनिट के अंदर आता है. ठीक है, और क्या हो गया, जैसे वॉल्यूम के लिए हम लोग क्या है, और ये सब बातें नहीं करेंगे. बेसिकली आप समझिए कि एक होता है स्टैंडर्ड यूनिट और एक क्या होता है एसआई यूनिट. स्टैंडर्ड की ज़रूरत क्यों पड़ती है आप जान लीजिए. सॉरी, स्टैंडर्ड प्रैक्टिकल यूनिट, प्रैक्टिकल और स्टैंडर्ड यूनिट. स्टैंडर्ड और प्रैक्टिकल में क्या फ़र्क है, जैसे एक स्टैंडर्ड मान लिया जाता है. क्यों मान लिया जाता है, जैसे हर जगह पे कुछ अलग अलग तरह की चीज़ें चलती हैं. जैसे मान लीजिए आप लैंग्वेज को लीजिए, इंडिया में कोई और लैंग्वेज है और सऊदी में कोई और लैंग्वेज है, श्रीलंका में कोई और लैंग्वेज चलती है, या अपने ही देश में देखें तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग लैंग्वेज चलती है. ये सभी बच्चे जानते हैं. अब यहाँ के लोगों को अगर मान लीजिए साउथ में जाकर के व्यापार करना है तो यहाँ का बंदा तो हिंदी बोलेगा, है ना, बोलेगा भाई साहब मुझे व्यापार करना है, या मतलब अब इंग्लिश चलन में आ गया. जब पहले आप जब साइंस डेवलप हो रहा था उस समय की बात सोचिए, तो गया बंदा और उससे बोला कि मुझे बिज़नेस करना है और आपके पास इस चीज़ का, मतलब कोई भी बिज़नेस करना हो, कोयले का या कुछ भी, आपके पास अच्छा खासा वो है और मुझे ख़रीदना है. तो वो कहेगा, मतलब वो समझेगा ही हिंदी, तो वो अपने लैंग्वेज में बात करेगा, यमन अल्लाह निमड़ा सालगुना, इस तरीके का कुछ बोलेगा. अब पता क्या चला कि दोनों के बीच में कन्वर्सेशन नहीं हो पा रही. तो क्या हुआ, इसका क्या मतलब निष्कर्ष निकला कि एक ग्लोबल लैंग्वेज बनाने की ज़रूरत पड़ी जो हर जगह कॉमन हो. ठीक है ना. तो स्टैंडर्ड लैंग्वेज क्या हो गई, मान लीजिए जैसे इंग्लिश है तो हर जगह, जहाँ तक ज़्यादातर जगह जाएंगे तो आपका काम हो जाएगा. ठीक
ठीक है ना। उसी तरीके से जैसे मान लीजिए पेट्रोल बेचना है, हमें डीजल या पेट्रोल इंडिया को बेचना है। अब इंडिया गया सऊदी के पास तो बोला कि 200 रियाल का 1 गैलन हम देंगे ठीक है ना, कच्चा तेल। और वही आदमी गया कहाँ पे, अमेरिका में गया, तो वो कहा कि हम तो डॉलर में डील करते हैं, सॉरी मान लीजिए ब्रिटेन गया, चलिए, तो वो क्या कहेगा 500 पाउंड का मैं 1 गैलन दूंगा। तो जो सऊदी वाला है वो 200 रियाल का दे रहा है और 500 पाउंड का कौन दे रहा है, ब्रिटेन वाला। अब बताओ कौन ज़्यादा बेटा। जब कन्वर्जन नहीं पता था हमें तो हमको तो लगेगा कि 500 वाला ज़्यादा है, 200 वाला कम है ना। वो तो बाद में जब हमारे कन्वर्जन आ गए, अब हम लोग का इतना एडवांस हो गया, तब हमको समझ में आता है ना कि अरे यार कहीं ऐसा तो नहीं है कि 200 रियाल ज़्यादा है या दिनार अगर हो तो वो ज़्यादा है, ठीक है ना। मतलब कन्फ्यूजन हो रही थी पूरी। तो एक कॉमन करेंसी क्या बना दी गई, डॉलर। अब हर जगह पहले रुपीज़ को या किसी भी करेंसी को डॉलर में कन्वर्ट करके देख लेते हैं कितना डॉलर है, फिर कंपेयर करते हैं कि कौन सा जगह का हमको माल सस्ता पड़ रहा है, ठीक है ना। तो एक स्टैंडर्ड सेट करना पड़ता है हर जगह। उसी तरीके से हम रोज़ाना के जीवन में क्या लेते हैं, सब्जी लेते हैं, तो 1 किलो 2 किलो या 4 किलो जो भी ज़रूरत की चीज़ है उतना लेते हैं। तो इतने से बाहर को क्या मान लिया, 1 किलो मान लिया किसी ने, है ना। तो अब उसको स्टैंडर्ड मान लिया गया, हर जगह उसको प्लेटिनम और इरिडियम के प्लेट का ये 1 किलो का जो मास है वो हर जगह पे सारे देशों को भेज दिया गया और बोल दिया गया कि यही 1 kg है, तो उसको स्टैंडर्ड मान लिया गया, है ना। तो ये स्टैंडर्ड होता है। अच्छा कॉमन क्या होता है, कॉमन ये होता है, अच्छा मान लीजिए आपको स्टैंडर्ड हर जगह यूज हो सकता है। आप सोना लेने जाएंगे, 1 किलो का मांस लेकर के जाएंगे, कहेंगे सर 1 किलो सोना दे दीजिए, ऐसा नहीं ना, 1 किलो हीरा दे दीजिए, हर जगह नहीं होता है बच्चों इसका यूज। स्टैंडर्ड यूनिट का कुछ पर्टिकुलर यूज है, उसका मतलब क्राइटेरियन है ना। अब कॉमन मतलब जैसे एक हो गया आपका प्रैक्टिकल यूनिट। प्रैक्टिकल यूनिट क्या होता है, जैसे आप कोयले के व्यापारी हैं, आप गए कोयले के खदान में और आपके वहाँ से रोज़ 10-50 ट्रक आपके पास से क्या जा रहा है, कोयला जा रहा है। अब कोयला अगर जा रहा है, आप बैठ के किलो में अगर गिनने लगेंगे तो पता चला आपने एक ट्रक भेजा, बोला कि 17,400 कुछ किलो इसमें गया, 18,500 कुछ किलो इसमें गया। मतलब दिन भर बैठ के आप किलो में अगर गिनते रहेंगे तो हो गया आपका काम। तो उसके लिए क्या बन गया, टन जैसी यूनिट बन गई, मतलब 1000 किलो का 1 टन मान लिया गया। और जैसे मान लीजिए किसी में 15,000 किलो गया तो उसको बोलेंगे 15 टन गया, है ना। सिंपली कैलकुलेशन अच्छी हो गई। तो प्रैक्टिकल यूनिट जो होती है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो कॉमन यूनिट एंड जो एसआई यूनिट है, इसको आप समझने के लिए ये हमने स्टैंडर्ड और प्रैक्टिकल को समझाया आपको, ठीक है ना। अब देखिए क्या होता है, द कॉमन यूनिट एंड ऑफ टेम्परेचर एंड एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। उस सब चीज़ों को जितनी भी बातें बताई वो सिर्फ और सिर्फ आपका दिमाग थोड़ा सा ओपन करने के लिए बताइए, उसको इससे डायरेक्ट मत रिलेट करिए, इसको इसी से समझिए, इसका तरीका अलग है बच्चों, है ना। चलिए, तो यहाँ पे टेम्परेचर की बात हो रही है, यहाँ मास और उसकी बात तो हो नहीं रही है, ठीक है। यहाँ सिंपली टेम्परेचर की बात हो रही है। तो सेल्सियस स्केल ऑफ टेम्परेचर, 2 तरह का क्या होता है टेम्परेचर स्केल होता है। एक क्या होता है डिग्री सेंटीग्रेड वाला सेल्सियस स्केल, और एक क्या होता है केल्विन स्केल होता है, ठीक है ना। और एक और होता है फ़ारेनहाइट स्केल, ठीक है ना। इसके बाद भी एक होता है, लेकिन जनरली 3 ही आप लोग जानते हैं। फ़ारेनहाइट भी इसलिए जानते हैं क्योंकि जो डॉक्टर्स वगैरह मेज़र करते हैं आपका टेम्परेचर बॉडी का, वो फ़ारेनहाइट में मेज़र करते हैं, ठीक है। तो सेल्सियस स्केल ऑफ टेम्परेचर फॉर मेजरिंग टेम्परेचर इन आवर एवरीडे लाइफ। सो द कॉमन यूनिट ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर्स लाइक मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट्स इन डिग्री सेल्सियस विच इज़ रिटन इन शॉर्ट फॉर्म एज डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। डिग्री सेंटीग्रेड को हम इस तरीके से यूज करते हैं, लेकिन ये क्या है, ये द कॉमन यूनिट ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर है ना, ये कॉमन यूनिट है। सेल्सियस कोई एसआई यूनिट नहीं है ना बच्चों। एसआई यूनिट क्या है, केल्विन है, ये कॉमन यूनिट होता है डिग्री सेंटीग्रेड, ओके। इसको रीड कैसे किया जाता है, डिग्री सेंटीग्रेड, ओके, या सेल्सियस बोलते हैं इसको, दोनों चीज़ बोल सकते हैं। चलिए, द लेबोरेटरी थर्मामीटर्स विच वी यूज़ फॉर परफॉर्मिंग साइंस एक्सपेरिमेंट्स आर कॉल्ड, क्या है, कैलिब्रेटेड, ओके, इन डिग्री सेल्सियस, आर कैलिब्रेटेड इन डिग्री सेल्सियस। उसमें जो कैलिब्रेट किया जाता है उसको, जो मतलब उसमें सेट किया जाता है वैल्यूज़ को वो किस अकॉर्डिंग किया जाता है, डिग्री सेल्सियस में, ओके। द थर्मोमीटर, द लेबोरेटरी थर्मोमीटर, जो लेबोरेटरी में यूज होता है, डॉक्टर्स नहीं यूज करते हैं, जो लेबोरेटरी लैब में यूज होता है टेम्परेचर मेज़र करने के लिए। जैसे सोल्यूशन में कोई रिएक्शन कराएं, उसमें टेम्परेचर चेंज वगैरह मेज़र करना रहता है, तो उसके लिए जो लैब में हम लोग को मिलता है वो कौन सा रहता है,
थर्मोमीटर डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस वाला। हमारे पास लैब में फ़ारेनहाइट स्केल भी मतलब होता है, ठीक है ना, दोनों होता है। तो लैब में ये मिल जाता है हमको कौन सा, डिग्री सेंटीग्रेड वाला जो थर्मोमीटर है। इवन द क्लिनिकल थर्मोमीटर which we use for measuring human body temperature is calibrated on degree Celsius scale on temperature। मतलब जो हमारा क्लिनिकल जो थर्मोमीटर है उसको भी हम लोग किस में, मतलब दो तरह की उसमें लिखी रहती है, उसको कैलिब्रेट दो तरह से किया जाता है। एक क्या है, वो तो फ़ारेनहाइट में भी बताता है, और क्या है, सेंटीग्रेड में भी उस पर लाइनिंग होती है। आप अच्छे से देखिएगा तो दो तरह के उसमें भी क्या है आते हैं थर्मोमीटर। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस ऑफ ऑन सेल्सियस स्केल ऑफ टेम्परेचर इज़ 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है इसका, वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, हम लोग जानते हैं, है ना। आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। आइस का फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और आइस का मेल्टिंग पॉइंट भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो फ़र्क क्या है बच्चों, फ़र्क क्या है, 0 डिग्री पे तब तो उसको जो है लिक्विड में भी होना चाहिए और आइस में भी होना चाहिए, है ना। थोड़ा सा फ़र्क है बच्चों। 0 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होता है ये हमारा, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर ऑन डिग्री सेंटीग्रेड इज़ क्या है ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो डिग्री सेल्सियस वाले जो है स्केल पर क्या है, सेल्सियस स्केल पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है, ठीक है ना। चलिए, तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब देखिए बच्चों, हमने कहा आपसे कि जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है या 0 डिग्री सेल्सियस होता है, ये क्या है, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है और आइस का मेल्टिंग पॉइंट है। इसमें फ़र्क क्या है बच्चों, अभी हम लोग आगे एक कॉन्सेप्ट देखेंगे लेटेंट हीट का। तो अगर वो क्या है, आइस फॉर्म में है और उसको हमने लेटेंट हीट दे दी, है ना, थोड़ा सा हीट कर दिया, लेटेंट हीट लेकर के वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर में। और थ्रू आउट द चेंज इसमें टेम्परेचर का राइज नहीं होगा, जब तक वो लेटेंट हीट लेता रहेगा, धीरे धीरे गर्म करते रहेंगे हम लोग, और वो क्या बनता रहेगा, वाटर बनता रहेगा। और जब तक वो मेल्ट होकर के पूरी तरीके से वाटर नहीं बन जाएगा जो आइस है, तब तक उसका 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही टेम्परेचर रहेगा। लेकिन उसको हीट बहुत ज़्यादा नहीं करना है, बहुत हल्के से, लैब में ये प्रैक्टिकल होता करके दिखा सकते हैं हम लोग, लेकिन क्या है बहुत धीरे धीरे करना रहता है ना। ज़्यादा तेज़ कर देंगे तो टेम्परेचर राइज हो सकता है। चलिए, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन डिग्री सेंटीग्रेड इज़ 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ये समझ रहे होंगे आप लोग कि अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे आप बॉईल कर देते हैं वाटर को तो क्या हो जाता है, वो इवेपोरेट हो जाता है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करने पे क्या हो जाता है, बॉईल हो जाता है वाटर। ओके, बॉइलिंग पॉइंट का एक और स्टैंडर्ड, इससे ज़्यादा साइंटिफिक डेफिनेशन है, वो चीज़ मैं बता ही देता हूँ। कुछ बच्चे जो है अगर बहुत ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन रखना चाहते हैं तो वो इस तरीके से समझें। बॉइलिंग पॉइंट इज़ द टेम्परेचर ऑफ एनी सब्सटेंस एट विच vapor pressure of that substance becomes equal to the atmospheric pressure। ये होता है रियल एंड साइंटिफिक डेफिनेशन किस चीज़ की, बॉइलिंग पॉइंट की। अभी हम लोग क्या समझते हैं कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट कर दिया तो बॉयल हो गया, तो ये वाटर की बात है बेटा, ठीक है ना। कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं कि उनका बॉइलिंग पॉइंट तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, कुछ तो ऐसे होते हैं कि जिनका बॉइलिंग पॉइंट 10 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है ना। कुछ ऐसे होते हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट 300 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो सब सब्सटेंस पे डिपेंड करता है ना बच्चों ये। तो बॉइलिंग पॉइंट कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि हम अलग से उसको हीट दे रहे हैं, वो एटमॉस्फेयर की भी हीट लेकर के आप क्या हो सकता है, बॉयल हो सकता है, ठीक है ना। तो उसका जो साइंटिफिक डेफिनेशन है वो अलग तरीके से, जब आप 11th में जाएंगे स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ेंगे तो उसमें और अच्छे से आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो जाएगा कि हम क्या कहना चाह रहे थे। वेपर प्रेशर ऑफ उसका जो भी सब्सटेंस ले रहे हैं उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है, उस लेवल को हम क्या कहते हैं, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। जिसको नहीं समझ में आया तो इससे कोई मतलब है नहीं बेटा, आपके 9th में ये पूछेगा नहीं, ठीक है। देयर इज़ अनदर स्केल ऑफ टेम्परेचर कॉल्ड केल्विन स्केल, ठीक है ना। ये तो हमारा कॉमन हो गया, क्या चीज़ जो यूज करते हैं डिग्री सेंटीग्रेड वाला या सेल्सियस स्केल वाला टेम्परेचर की मेज़र करने के लिए थर्मोमीटर, ये तो हमारा कॉमन स्केल हो गया। अब क्या है जो केल्विन स्केल है उसके बारे में बात कर लेते हैं। देयर इज़ अनदर स्केल ऑफ टेम्परेचर कॉल्ड केल्विन स्केल ऑफ टेम्परेचर, ओके, विच इज़ यूज्ड बाय द साइंटिस्ट मेनली फॉर रिसर्च वर्क। अब केल्विन स्केल को कौन यूज़ करता है, ज़्यादातर साइंटिस्ट लोग करते हैं, है ना। किस पर्पज़ से, रिसर्च के पर्पज़ से। द एसआई यूनिट ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर इज़ केल्विन, और एसआई यूनिट जो होता है वो भी क्या है, केल्विन ही है ना। विच इज़ डिनोटेड बाय द सिंबल के।
किस सिंबल से आप डिनोट करते हैं, के से। प्लीज़ नोट दैट द वर्ड डिग्री ऑन इट्स साइन, ये डिग्री वाला साइन जो होता है, इज़ नॉट रिटन विद द केल्विन स्केल टेम्परेचर। अब हम लोग देख रहे हैं डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री फ़ारेनहाइट में ये छोटा सा जीरो टाइप का बना है वो लगाते हैं, लेकिन केल्विन स्केल पर हम जब केल्विन लिखते हैं यूनिट, इसके साथ ये नहीं लगाते हैं, डिग्री नहीं लगाते हैं, है ना। इसको डिग्री केल्विन बोलने की जगह आप डायरेक्ट केल्विन बोलिए। ओके, डिग्री इज़ not written with the Kelvin scale temperature. An advantage of the Kelvin scale of temperature is that all the temperatures on this scale are positive. अच्छा, केल्विन स्केल की क्या खासियत है कि कोई भी मतलब आप मेज़रमेंट करते हैं तो हमेशा का उसका क्या आता है, टेम्परेचर जो होता है वो पॉजिटिव वैल्यू देता है। अब डिग्री सेंटीग्रेड में क्या है प्रॉब्लम कि हम गए यहाँ का टेम्परेचर नाप रहे हैं डिग्री सेंटीग्रेड में तो 37, 38, 40 डिग्री सेंटीग्रेड आ रहा है। लद्दाख में पहुँच गए तो पता चला -3, -4, -5 इस तरीके से आ रहा है, -10। तो वो क्या है ना बेटा, वो माइनस में वैल्यू जाती है, लेकिन केल्विन स्केल पे कभी भी वैल्यू माइनस में नहीं जाएगी। 0 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होता है, -273.15 अप्रॉक्सीमेटली इतनी वैल्यू होती है। सॉरी, 0 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होता है, माइनस में नहीं जाएगा, 273.15 केल्विन होता है। माइनस में कभी भी केल्विन स्केल नहीं जाता है, ठीक है ना। मैंने माइनस बोल दिया था, वो गलती से बोल दिया है। माइनस में कभी भी केल्विन स्केल नहीं जाएगा। 0 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब क्या है कि केल्विन स्केल पे अगर हम नापेंगे 0 डिग्री सेंटीग्रेड को, मान लीजिए यहाँ रूम का टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है और हम पूछें कितना केल्विन है, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड में जितना भी डिग्री सेंटीग्रेड होता है उसमें 273 ऐड कर देते हैं, है ना। 0.15 को आप नेगलेक्ट कर सकते हैं, 273 ऐड कर दीजिए तो 273 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया। अगर हमसे कोई कहे कि 25 डिग्री रूम का टेम्परेचर है, बताओ केल्विन स्केल पे कितना आएगा, तो आप 273 ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 298 हो जाएगा। हमसे कोई कहे 100 डिग्री सेंटीग्रेड रूम का टेम्परेचर है, वैसे ऐसा तो नहीं होगा, अगर ऐसा हो गया तो जीवन संभव नहीं हो पाएगा बच्चों, ठीक है ना। मान लीजिए किसी चीज़ का भी टेम्परेचर लिए और उससे बोलें कि ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड का इसका टेम्परेचर है और आप बताइए कि केल्विन स्केल पे इसका टेम्परेचर कितना होगा। तो केल्विन स्केल पे हमने क्या किया, 100 डिग्री सेंटीग्रेड था उसका, 273 ऐड कर दिया तो 373 केल्विन स्केल पे आ जाएगा। ये सब बच्चे आप लोग 8th में भी पढ़े होंगे। ओके, चलिए अब देखते हैं। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस ऑन केल्विन स्केल इज 273 केल्विन। अभी देखिए, हम जब देख रहे थे डिग्री सेंटीग्रेड में तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आइस क्या हो रहा था, मेल्ट हो जा रहा था, लेकिन केल्विन स्केल पे जब गए तो उसी की वैल्यू क्या हो गई, 273 केल्विन हो गई। 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 273 कोई अलग वैल्यू नहीं बेटा, एक ही वैल्यू है, एक ही पॉइंट ऑफ टेम्परेचर को बोलते हैं। एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर ऑन केल्विन स्केल इज 373। अब 100 डिग्री सेंटीग्रेड बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर का, और केल्विन स्केल पे जब जाएंगे तो उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, 373 केल्विन। अच्छा, वी हैव जस्ट लर्न दैट द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस ऑन द सेल्सियस स्केल इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड। चलिए बता दिए हम ये सारी चीज़ें कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट आइस का होता है ना। तो केल्विन स्केल पर 273 हो जाएगा। ओके, चलिए तो कैसे निकालते हैं। मान लीजिए डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलना हो या केल्विन को डिग्री सेंटीग्रेड में बदलना हो तो ये फार्मूला आप लोग याद करेंगे। 0 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होता है, ये फार्मूला नहीं है, ये एक रिलेशन है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होता है, 273 केल्विन होता है। ओके, अब क्या है, मान लीजिए हमको डिग्री सेंटीग्रेड से केल्विन में जाना है, तो यहाँ पे मान लीजिए आपका कितना वैल्यू है, डिग्री सेंटीग्रेड में 25 है, तो आप क्या करेंगे, केल्विन स्केल में बदलने के लिए 25 + 273 कर देंगे, है ना। अभी आगे आपका हो सकता फार्मूला है, चलिए दिखाएंगे आपको। ओके, टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल प्लस 273। देखिए यही बात मैं कहना चाह रहा था, जो टेम्परेचर होता है केल्विन स्केल पे वो टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल प्लस 273, तो केल्विन में निकालना है ना। और टेम्परेचर हमको सेल्सियस में दिया रहेगा, मान लीजिए 100 डिग्री सेल्सियस दिया है और हमसे पूछ ले केल्विन में कितना, तो केल्विन इज इक्वल टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड है ना, तो 100 इधर लिखेंगे प्लस 273 सब में ऐड कर देंगे, वो केल्विन में बदल जाएगा। ओके, इसको मैं बहुत टाइम नहीं दूंगा, ये बहुत आसान है बच्चों, आप रीड कर लीजिएगा इस चीज़ को, ठीक है। देखिए हमारे पास एक सैम्पल प्रॉब्लम है कि जो टेम्परेचर है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है और इसको हम केल्विन स्केल पे दिखाना है। तो हमारे पास फार्मूला क्या था कि केल्विन, टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल टू टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड प्लस 273, ये है ना। तो हमारे पास केल्विन में निकालना है, तो टेम्परेचर ऑन सेंटीग्रेड कितना दिया है, सेल्सियस स्केल 25 प्लस 273 ऐड कर दिए, 298 केल्विन आ जाएगा हमारा। फार्मूला समझ गए, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं सीधे।
केल्विन हमको निकालना है, जितना भी डिग्री सेंटीग्रेड दिया रहेगा उसमें 273 ऐड कर देंगे, है ना। केल्विन हमको निकालना होगा, डिग्री सेंटीग्रेड दिया रहेगा, मान लीजिए कहते कि हमको ये फार्मूला है, हमसे कह दे कि आप 300 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में चेंज करिए, तो केल्विन में हमको चेंज करना है, डिग्री सेंटीग्रेड कितना दिया है 300, ठीक है ना, 273 आपका हमेशा ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। तो केल्विन स्केल पे इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 573 केल्विन हमारा आ जाएगा आंसर, ठीक है। इसको ऐसे लिख देते हैं 573 केल्विन। तो हमारा 300 डिग्री सेंटीग्रेड कितना होता है 573 केल्विन होता है। तो जितना भी डिग्री सेंटीग्रेड दिया रहेगा उसको हम लोग कितना ऐड कर देंगे 273 ऐड कर देंगे, ठीक है बच्चों। अब सैंपल प्रॉब्लम 2 देखिए, इसमें देखिए यही दिया है, कन्वर्ट द टेम्परेचर ऑफ 300 केल्विन टू द सेल्सियस स्केल। अब इसको कैसे करेंगे, क्या बोल रहा है ये सैंपल प्रॉब्लम 2 में, कन्वर्ट द टेम्परेचर ऑफ 300 केल्विन ऑन द सेल्सियस स्केल। अब देखिए यहाँ पे केल्विन 300 दिया है, तो हम क्या जानते हैं कि केल्विन अगर निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273 कर देते हैं, है ना बच्चों। केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273। अब ये क्या कह रहा है कि हमको अभी तक डिग्री सेंटीग्रेड दे रहा था, केल्विन पूछ रहा था, इस बार क्या किया है केल्विन दे दिया, कह रहा 300 केल्विन है हमारे पास, तो ठीक है 300 यहाँ रख लिया, और क्या पूछा कि डिग्री सेंटीग्रेड में बताइए, तो हमारे पास फॉर्मूला ये बन जाएगा, ठीक है ना। अब क्या है डिग्री सेंटीग्रेड को निकालने के लिए 273 इधर कर देंगे ना, तो 300 माइनस 273 इज इक्वल टू डिग्री सेंटीग्रेड में निकल जाएगा आंसर, है ना। कितना हो जाएगा ये 27 बचेगा, ये क्या आ जाएगा डिग्री सेंटीग्रेड में 27, यानी इसको ऐसे कैसे लिखना है 27 डिग्री सेंटीग्रेड। बात समझ में आ गई होगी। अब केल्विन में दिया हो तो सेंटीग्रेड में बदल लेंगे, सेंटीग्रेड में बदल दिया हो तो किस में बदल लेंगे केल्विन में बदल लेंगे। ये हमारा फार्मूला है, केल्विन इज इक्वल टू सेंटीग्रेड प्लस 273। इससे एक वैल्यू दी रहेगी, दूसरी हमको निकालनी रहेगी। चलिए, इट इज़ क्लियर फ्रॉम द अबव डिस्कशन दैट टू कन्वर्ट अ टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल टू केल्विन स्केल we have to add 273 to the Celsius temperature, and to convert a temperature on Kelvin scale on the Celsius scale we have to subtract 273 from the Kelvin scale। तो सीधी सी बात है, मान लीजिए सेंटीग्रेड में दिया है 30 और केल्विन में पूछ ले तो 273 ऐड कर देंगे। मान लीजिए 500 केल्विन दिया है, पूछ ले कि सेंटीग्रेड में बताइए, 273 घटा देंगे उसमें से। ये सारी बातें तो काफ़ी बच्चे 90% बच्चे जानते ही होंगे अच्छे से, है ना। एर्थ में आप लोग सही से पढ़ लेते हैं इसको, थर्मामीटर वगैरह के बारे में भी पढ़ लेते हैं, है ना, किस तरीके से उसमें लाइनिंग कैलिब्रेटेड होती है। ओके, गैसेस चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, ये हमारा मेन टॉपिक था जिसको हम लोग समझना था, है ना। अभी तक जितनी भी बातें हम बताए हैं ये सारी बातें आप लोग शायद जानते हो, डिग्री सेंटीग्रेड का कन्वर्जन केल्विन में, केल्विन का डिग्री सेंटीग्रेड में, ये सब बच्चे अब तो 7th से ही मतलब ये सब चीज़ें समझ जाते हैं, है ना। चलिए, मैटर कैन एग्जिस्ट इन 3 फिजिकल स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड्स एंड गैसेस स्टेट। सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसेस स्टेट, 3 स्टेट्स में मैटर क्या होते हैं एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल वाटर एग्जिस्ट एज सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ आइस, और लिक्विड में वाटर की तरह रहता है ना, जो H2O है वो सॉलिड फॉर्म में कैसा रहेगा आइस के फॉर्म में, लिक्विड में वाटर के फॉर्म पे रहेगा, और गैस में क्या रहेगा स्टीम के फॉर्म में रहेगा। तो H2O तीनों फॉर्म में आ सकता है, ठीक है बच्चों। वाटर कम्स एज आइस आउट ऑफ द फ्रीज़र ऑफ अ रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर में से हम जब वाटर को निकालते हैं तो वो क्या हो जाता है फ्रीज हो जाता है, मतलब आइस के फॉर्म में निकलता है। एज वाटर आउट ऑफ द टैप, और टैप में से नल में से टोटी में से निकालते हैं तो कैसा रहता है वाटर के फॉर्म में निकलता है। एंड स्टीम और वाटर वेपर आउट ऑफ केटल ऑफ बॉइलिंग वाटर, जहाँ पे मतलब मान लीजिए हम चाय वाय बना रहे हैं, पहले पानी डाले हैं तो वहाँ से जब बॉयल होना स्टार्ट करता है तो किस फॉर्म में निकलता है वाटर वेपर के फॉर्म में निकलता है ठीक है बच्चों। तो ये सॉलिड हो गया, H2O का ही फॉर्म है, इसका फार्मूला H2O ही रहेगा। ये लिक्विड फॉर्म में हो गया और ये गैसेस फॉर्म में रह गया, ठीक है। हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है। मान लीजिए सॉलिड है तो उसको लिक्विड में कैसे करेंगे, लिक्विड है तो सॉलिड में कैसे करेंगे या गैस में कैसे करेंगे, इस तरीके की चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो क्या करें कि हम चेंज आ जाए, है ना, स्टेट्स ऑफ मैटर में चेंजिंग आ जाए, ठीक है। वी कैन चेंज द फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर इन 2 वेज, 2 तरीके से हम चेंजिंग ला सकते हैं, ठीक है, स्टेट्स में।
सॉलिड से लिक्विड भेजना हो, लिक्विड से गैस भेजना हो, गैस से सॉलिड भेजना हो, गैस से लिक्विड भेजना हो, लिक्विड से फिर से सॉलिड करना हो, इस तरीके का प्रोसेस करने के लिए हम दो फैक्टर इस पर हम डिपेंड करते हैं, दो कंपोनेंट हमको समझना है उसके, है ना। तो एक क्या है, बाय चेंजिंग द टेम्परेचर, मान लीजिए जो आइस था उसको हम हीट दे दिए तो किस में बदल जाएगा, लिक्विड में बदल जाएगा, और हीट कर दिए तो किस में बदल जाएगा, गैस में बदल जाएगा, है ना। इसका फिजिकल स्टेट चेंज हो जा रहा है ना। किस चीज़ को चेंज करने से, टेम्परेचर को चेंज करने से, ओके। बाय चेंजिंग द प्रेशर, प्रेशर को भी चेंज करने में क्या हो जाता है, स्टेट चेंज हो जाता है। जैसे जो क्लाउड होते हैं वो वेपर के फॉर्म में होते हैं, है ना, गैस के फॉर्म में होते हैं। अब वो कंडेंस होते हैं, बहुत ज़्यादा कंडेंस, उनके ऊपर प्रेशर लगता है ना, कंडेंस होकर के क्या हो जाते हैं, क्या बन जाते हैं, वाटर के फॉर्म में आ जाते हैं। बेसिकली वहाँ पे फिनोमेनन अलग हो रहा है, ठीक है ना, वहाँ का फिनोमेनन अलग है थोड़ा सा। वहाँ पे कंडेंसेशन प्रोसेस होता है। ऐसा समझ लीजिए कि जैसे हमारे पास लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है, एलपीजी गैस के फॉर्म में होता है, लेकिन वो क्या होता है, जब हमारे सिलेंडर में होता है तो लिक्विड फॉर्म में होता है। तो उसमें क्या किया जाता है, बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर पे गैस को क्या कर दिया जाता है, लिक्विफाइड कर दिया जाता है। जैसे ही लिक्विड पेट्रोलियम मतलब सिलेंडर से वो गैस आती है बाहर, लिक्विड बाहर आता है, निकलते ही वो क्या बन जाता है, प्रेशर जैसे ही निकलेगा उसका प्रेशर नॉर्मल हो गया, है ना। अब नॉर्मल हो गया तो वो क्या हो जाएगा, फिर से गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। बात समझ में आई कि अगर हम प्रेशर भी बहुत ज़्यादा अप्लाई कर दें तो गैस को किस में बदल सकते हैं, लिक्विड में बदल सकते हैं। ओके, तो दो फैक्टर हैं, एक तो या तो टेम्परेचर चेंज कर दीजिए या बाय चेंजिंग द प्रेशर, दोनों चीज़ के चेंज करने से हमारा काम बन जाएगा। ओके, चलिए यहाँ पे आप लोग ये सारी लाइनिंग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। The two factors which decide whether a given substance would be in a solid, liquid, gaseous state are temperature and pressure। जो दो फैक्टर हैं जो डिसाइड करेंगे कि कोई भी सब्सटेंस लिक्विड रहेगा, सॉलिड रहेगा या गैस रहेगा, वो कौन से हैं, टेम्परेचर और प्रेशर। ये दो चीज़ें ही डिसाइड कर देंगे, है ना। चलिए, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। ये बात आप लोग समझ चुके होंगे कि हम लोग टेम्परेचर से कैसे चेंज कर दे रहे हैं फिजिकल स्टेट। जैसे आइस था, उसको हीट किए, टेम्परेचर बढ़ाएं तो लिक्विड बना, और हीट किए तो किस में बदल जाएगा, गैस में बदल जाएगा। अच्छा, गैस को हम मतलब जो वाटर वेपर थे उसको बहुत कंडेंस कर दिए, ठंडा कर दिए तो लिक्विड बन जाएगा, और ठंडा कर दिए तो आइस बन जाएगा, है ना। तो टेम्परेचर चेंज समझ में आ गया। प्रेशर वाला तो बता दिए आपको कि प्रेशर क्या होता है। मान लीजिए हमको गैस लिए हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, उसको क्या किया जाता है, बहुत ही ज़्यादा हाई प्रेशर पे कंडेंस करके उसको लिक्विफाई कर दिया जाता है। या एक क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी का नाम आप लोग सुने होंगे, एपीजे अब्दुल कलाम की ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी। इसी के लिए भारत जो है अपना जो मिसाइल मैन उनको बोला जाता है, वो बेसिकली उनका मेन काम था क्या, क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी का जो उन्होंने फाइंड किया। इसी की वजह से भारत आज जो परमाणु बना सका वो क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी की वजह से ही पॉसिबल हो सका, ठीक है ना बच्चों। इसके बारे में मैं बहुत डीप तो नहीं जाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा बता दे रहा हूँ आपको। जैसे आप ऊपर जाएंगे एटमॉस्फेयर पे तो वहाँ पे क्या हो जाता है, गैसेस कम है ना, गैसेस हल्की हैं। जैसे नीचे क्या रहती हैं, भारी गैसेस रहती हैं। फिर ऊपर जैसे जैसे जाएंगे आप, हीलियम, हाइड्रोजन जैसे लाइटर गैसेस ऊपर मिलेंगे, तो वहाँ का प्रेशर कम होगा बच्चों। और कम प्रेशर पे जो गैस होता है उसको लिक्विफाई कर पाना बहुत मुश्किल है। अब यहाँ से एयरक्राफ्ट जा रहा है तो यहाँ पे तो मान लीजिए कोई है ऐसा जिससे किसी तरीके से लिक्विफाई कर दिए, ऊपर जाने पे क्या है, प्रेशर कम हो जाता है, तो कम प्रेशर पे लिक्विफाई नहीं रह जाता है वो, है ना, वो गैस असिस्टेंट बदल जाता है ना। तो अब पता चला कि हम फ्यूल ले जाना था हमको एयरक्राफ्ट में ज़्यादा, और क्या हुआ कि बीच में ही वो फ्यूल ख़राब हो गया, है ना। तो उसके लिए क्या बना, क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी का जो एपीजे अब्दुल कलाम की उपलब्धि है, बहुत काम आई गैस की, ठीक है। तो प्रेशर, कम प्रेशर पे भी उसको लिक्विफाई किया जा सका, है ना, किस चीज़ को, फ्यूल को, ठीक है। इतना बस समझिए, बाकी आप लोग आगे इसके बारे में सर्च करिएगा, गूगल वगैरह पे पढ़िएगा तो ज़्यादा इसकी इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिल जाएगी आपको, ठीक है। तो टाइम तो वैसे आप लोग बच्चों ज़्यादा हो गया, लगभग 45 मिनट होने जा रहे हैं। सो अब हम लोग थोड़ा सा और पढ़ना है इसके बारे में। मेन टॉपिक सब यहीं से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग स्टार्ट कर देंगे इज़ मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, और मतलब प्योर, मतलब हमारे मैटर जो हमारे सराउंडिंग में है वो प्योर हैं, वो सेकंड चैप्टर है आपका, ठीक है। तो कुछ 1-2 लेक्चर हो सकता है और लगे इसमें, और ये चैप्टर कंप्लीट होगा।
इज़ मैटर अराउंड अस प्योर, ये हम लोग का सेकंड चैप्टर है। तो ये जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा हम लोग सेकंड चैप्टर पे मूव कर जाएंगे। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए, है ना बच्चों। और इस लॉकडाउन को छुट्टी बिल्कुल मत समझिए, क्योंकि बहुत लंबा हो गया ये, इन द सेंस कि आप लोग की स्कूल भी अभी तक बंद है, कोचिंग वगैरह भी नहीं खुला है। तो यही एक प्लेटफॉर्म अच्छा है जहाँ पे आप पढ़ाई अच्छे से कर सकते हैं, और ये प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है। यहाँ पे मैं काफ़ी टाइम दे करके आप लोगों को पढ़ा दे रहा हूँ, हर एक चीज़ छोटी छोटी चीज़ों पे डिस्कशन हो जा रहा है ना। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको मैं स्किप कर दूँगा, जो अननेसेसरी है कि भाई ये पहले से ही आप जान रहे हैं, अब उस चीज़ को बार बार पढ़ने का कोई मतलब नहीं है बच्चों, ठीक है ना। अगर एक बार आप पिछले स्लाइड में समझ चुके हैं और वही चीज़ कहीं और एग्जाम्पल में आ रहा है, तो उसको बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और कुछ छोटी मोटी चीज़ें होती हैं जो सिर्फ डार्क लाइन से समझ में आ जाता है, तो उसको मैं डार्क लाइन से समझाते चलूँगा। ऐसा नहीं है कि बच्चों की एक चैप्टर के लिए मैं 20 लेक्चर बना दूँ, है ना। तो हमको ये भी देखना है कि कम से कम लेक्चर में आप लोग का कंप्लीट हो जाए, टाइम स्पॉइल नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसको सोचते हुए जो हम टॉपिक को समझा चुके रहेंगे उसको लाइन बाय लाइन फिर दोबारा नहीं पढ़ेंगे, उसको बस समझाते हुए चलेंगे। और आप लोग पढ़ने के लिए अपने ऐसे स्लाइड दे देंगे, आप लोग पढ़ लीजिएगा पूरा। नहीं समझ में आएगा तो मुझसे पूछ लीजिएगा, ये ले लीजिए, पॉज करके पूरा अच्छे से पढ़ लीजिएगा आप लोग, ठीक है बच्चों। और ये वाली स्लाइड ले लीजिए। जहाँ भी पढ़ना होगा लाइन, इसमें आप क्या करेंगे, स्टॉप करेंगे और पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, ओके। और कोई भी दिक्कत हो तो तुरंत राइट करिए, लिख दीजिए मुझे, मैं तुरंत आप लोगों को वो चीज़ समझा दूँगा। और ये जो है हमारा इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर जो है, इसमें हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस होंगे, ठीक है ना। जैसे नेम हो गया आपका क्या हो गया, सॉलिड टू लिक्विड, सॉलिड को लिक्विड में कैसे चेंज करते हैं, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, मेल्टिंग कहते हैं। लिक्विड टू गैस, इसको बॉइलिंग कहते हैं या वेपराइजेशन कहते हैं। फिर थर्ड क्या है, गैस टू लिक्विड, इसको क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं, है ना। और फिर क्या है, लिक्विड टू सॉलिड, इसको क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग बोलते हैं, ठीक है ना। फिर लेटेंट हीट का जो कॉन्सेप्ट हमने बोला है उसको अच्छे से मैं एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है ना। इसको पूरा लाइन बाय लाइन अच्छे से पूरा एक्सप्लेन कर दूँगा कि ये कॉन्सेप्ट क्या होता है, ठीक है। फिर उसके बाद लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ये पढ़ना है हम लोग को, है ना। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। फिर सब्लिमेशन देखना है क्या होता है, ठीक है। और फिर आप लोगों को इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर देख लेना। फिर दो फैक्टर ना, टेम्परेचर से रिलेटेड चीज़ें जो रहेंगी वो बात करनी है, और प्रेशर से रिलेटेड जो चीज़ें रहेंगी वो बात करनी है, ठीक है। अब मैं जल्दी जल्दी इसको आप लोगों का कवर करा दूंगा, आप लोग घबराइए नहीं बच्चों, ठीक है। सेकंड चैप्टर पे हम लोग को जल्दी से मूव करना है। उसके बाद बस क्या करना रहेगा, हम लोग को क्वेश्चन आंसर करने रहेंगे। क्वेश्चन आंसर के लिए आप लोगों के लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। धन्यवाद।